हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी को लेकर है। जीएसटी में काफी बड़े चेंजेस आए हैं। 26 दिसंबर 2022 से लेकर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुई है उसी दिन से ये रूल्स, रेगुलेशंस या फिर जो सेक्शंस हैं उसमें जो अमेंडमेंट है वो अप्लाइड हो जाएंगे। आपको इनकी नॉलेज होना काफी जरूरी है। मैं काफी यहाँ पर शॉर्ट में ब्रीफ करने वाला हूँ, फिर इसके लिए सेपरेट सेक्शन में जाकर लिंक्स प्रोवाइडेड करके आपको मैं डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप अगर जीएसटी यूजर हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने बताया है आपको कि ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 26 दिसंबर से एप्लीकेबल है। इसमें जो पॉइंट आता है यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट रूल्स है जो मैंने बताए हैं आपको तुरंत के तुरंत ही अप्लाइड हैं। तो अगर आप आज के बाद से ये जितने भी प्रोविजंस अगर आप इसमें कवर्ड होते हैं तो इनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन को लेकर है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना काफी टफ हो गया है। अब जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो जो पैन नंबर है उस पैन नंबर का जो ई पोर्टल पर इनकम टैक्स के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होगा, उस पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो इसका सब रूल 2 था उसकी क्लोज बी एंड सी को यहां पर ओमिट कर दिया गया है। अब यहां पर एक नया सब रूल आया है 4A। इस 4A में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। जब एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4 बाई ए पर्सन, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन एंटर करेंगे अदर देन a person notified under subsection 6D of section 25 who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters shall be followed by the biometric based Aadhaar authentication। अब ये क्या लिखा गया है, shall be followed by, तो उसका मतलब है कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा। फोटोग्राफ भी लिया जाएगा जो भी एप्लीकेंट है, where the applicant is an individual or of such individual in relation to applicant as notified। फिर वही वाली बात आ गई यहां पर सेक्शन 25 वाली, where the applicant is not an individual along with the verification of original copy of documents uploaded with the application in form GST REG 01 at one of the facilitator center notified by the commissioner for the purpose of this sub rule। तो इसका मतलब है जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो नोटिफाइड किए जाएंगे, उसके थ्रू ही आप यहां पर एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस लेट डाउन अंडर द सब रूल। तो कितना स्ट्रिक्ट रूल आ गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अब ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करा, आधार वेरीफाई करा दिया, चलो ओटीपी से हो गया रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा नहीं होगा, बायोमेट्रिक के थ्रू वेरीफाई होगा। बट इसमें यहां पर इन्होंने एक पॉइंट डाल दिया कि अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है जिनको यहां पर छूट दे दी जाए कि ये रूल जो 4A है यहां पर अप्लाइड ना हो। तो ये नया रूल है, सब रूल 4A, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप अब रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो समझिएगा जो वो पर्सन है उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा बायोमेट्रिक के थ्रू। तो आधार का डाटा आप अपडेट करवा लीजिएगा टाइमली। अगर आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं तो आपको जो है यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगला है जो रूल 9 है, उसमें क्या लिखा गया है वो प्रोवाइजो को यहां पर इन्होंने फिर से दोबारा से अमेंड करा है। ए पर्सन हु हैज अंडरगोन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन रूल सब रूल 4A ऑफ रूल 8 इज आइडेंटिफाई ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर कैरिंग आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये उनके लिए है कि जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है अब उनका भी यहां पर। तो अब क्या है कि जो वो एसएससी है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, आधार ऑथेंटिकेशन हो भी गया है, तो भी यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा प्रीमाइसिस का, और वहां पर उस एसएससी का होना जरूरी है। उसके साथ साथ उसका भी बायोमेट्रिक यहां पर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहां पर पॉइंट में इन्होंने रूल 9 में भी अमेंडमेंट कर दिया। फिर दोबारा से क्या लिखा है, सब रूल 2 इन द प्रोवाइजो आफ्टर क्लोज द फॉलोइंग क्लोज शैल बी इंसर्टेड नेमली। ये नई क्लोज यहां पर एंटर कर दिया है। पर्सन हु हैज अंडरगोन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ द रूल 8 इज आइडेंटिफाइड इन कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर कैरिंग आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो दोनों ही केस में यहां पर
फिजिकल वेरिफिकेशन करके ऑफिसर जो है अब आधार से वेरीफाई करके ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ओके करेंगे, वरना जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यहां पर इन्होंने चेंज कर दिया रूल 12 के अंदर में, तो इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। जहां पर वर्ड वेयर था, तो यहां पर इन्होंने यहां पर ये वर्ड एंटर किए हैं, ऑन ए रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग बाय ए पर्सन टू हुम ए रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। तो ये जब मैं रूल 12 आपको बताऊंगा उसके साथ मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है रूल 37। अब रूल 37 में इन्होंने क्या अमेंड किया है, ध्यान से सुनिएगा। ये 1 अक्टूबर 2022 से अप्लाइड है। आफ्टर द वर्ड वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, द वर्ड इन्होंने ऐड किया है वेदर होली और पार्सली, ये इंसर्ट किया है। सेल पे के साथ साथ रिवर्स एंटर किया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, तो प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर। इन्होंने यहां पर ये वर्ड एंटर कर दिए रूल 37 में, जहां पर लिखा हुआ था कि जो एसएससी, अगर एक एसएससी अपना टैक्स टाइमली पे नहीं करता है तो उसके केस में वो जो सप्लायर है उसका जो टैक्स है वो आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। तो उसी में इन्होंने ये स्ट्रिक्टनेस लाकर ये वैल्यू एंटर कर दी कि उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिसाइड की जाएगी, कितना उसको डिसअलाउड किया जाए और कितना अलाउ किया जाए। ठीक है, उसमें रूल 37 के बाद एक नया रूल अप्लाई करा है जिसमें रिवर्सल की बात हो रही है। हालांकि 37 में भी था ये, 37 के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए। इन्होंने क्या क्लियरली लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है कि जीएसटीआर 1 एंड 3B या फिर जीएसटीआर 1 एंड 3B में जो डिफरेंसेस आएगा, मतलब जो इनवॉइस अपलोड हुई हैं डेबिट क्रेडिट नोट की वजह से, उस रिटर्न में अगर ध्यान से सुनिएगा 30th डे ऑफ सितंबर की जगह इन्होंने यहां पर उसको चेंज करके किया था 30th नवंबर, कि 30th नवंबर तक अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट उसमें नहीं किया तो उसके बाद इन दोनों के बीच में जो भी नॉन पेमेंट की वजह से डिफरेंस आएगा उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से जिससे आपने गुड्स या सर्विस बाय किए हैं उनकी गलती की वजह से आपको टैक्स भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सेक्शन 50 के अंडर में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, उसके स्पेसिफाइड मैनर है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि विद इंटरेस्ट आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बट इसके लिए इन्होंने दोबारा से इसमें प्रोविजन भी डाले हैं कि रीअवेल आप कर सकते हैं जब वो पर्सन अपना टैक्स पे कर देगा। बट इंटरेस्ट का कुछ नहीं होगा, वो तो आपको लॉस होगा, वो आपकी कॉस्टिंग में ही ऐड माना जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने जो भी आईटीसी है उसको टाइमली वेरीफाई करते रहिएगा कि आपको पहले जीएसटीआर 1 में पहले आपने क्रेडिट सामने वाले पर्सन ने अपलोड नहीं किया, उसकी वजह से डिफरेंस आ गया। अब आपने उसको जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं कर पाए, जीएसटीआर 3B में 30 नवंबर तक, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको अब आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा जब आप 30 नवंबर के बाद जो भी रिटर्न अभी भर रहे होंगे विद इंटरेस्ट। पर जब सामने वाले पर्सन उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अपने रिटर्न में तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बट यहां पर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर where the said supplier subsequently furnish the return in GSTR 3B form the said person reavail। बट इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही गई है, तो आपसे इंटरेस्ट तो लिया जाएगा जब आप रिवर्स करेंगे, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा बदले में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि ये प्रोवाइजो एक ऐड हुआ है। क्या प्रोवाइजो ऐड किया गया है रूल 46 में, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइड बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और बाय ए सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस हु इज अनरजिस्टर्ड irrespective of the value of supply, tax invoice issued by the registered person shall contain, देखिए shall contain लिखा हुआ है, उसका नाम, एड्रेस, जो रिसिपिएंट है, पिन कोड के साथ एंटर होना जरूरी है, नेम ऑफ स्टेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो इनवॉइस है या जो सर्विस है इसको इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो इन्होंने यही मान लिया कि शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिसिपिएंट। तो जो रिसिपिएंट है उस स्टेट में कितना टैक्स पे हो रहा है, बेसिकली उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है, नया है। अब यहां पर रूल 46 में प्रोवाइजो ऐड किया गया है। यहां पर इसमें इनवॉइस के साथ साथ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जो है एक वर्ड यहां पर इन्होंने ऐड कर दिया। रूल 46 और 49 में एक किसी भी टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई होने के लिए क्या मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो लिखी हुई है। ऑलरेडी मैंने इसके लिए अभी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया था, उसी में इन्होंने यहां पर लिखा है कि जब आप किसी टैक्स इनवॉइस के थ्रू
सप्लाई कर रहे होंगे और कुछ ऐसे भी गुड्स या सर्विस होंगे जो कि एग्जाम्प्ट होंगे, तो आप ये बना सकते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर अमेंडमेंट किया है। अगला अमेंडमेंट काफी स्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये रूल है 88C। जो मैंने ऊपर बताया 37A वो अलग है। वो ये है कि सामने वाले पर्सन ने आपको रिफ्लेक्ट नहीं करवाया और आपको उसका जो है टैक्स पे करना पड़ गया। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 88C में, ए रजिस्टर्ड पर्सन टू होम एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड, मतलब आपके GSTR 1 और 3B में डिफरेंस के लिए आपको इंटीमेशन मिली। इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन फॉर्म GSTR 1। तो इसके लिए भी मैंने प्रोवाइड की थी एक वीडियो। GSTR 1 को आपकी ब्लॉक कर दिया जाएगा कि आपको एक इंटीमेशन दी गई थी कि आपके GSTR 1 एंड 3 में काफी डिफरेंस आ रहा है और आप उसके डिटेल्स सबमिट कर दीजिए। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड यहां पर इन्होंने सेट किया है वो है 7 डेज का। अभी मैं नीचे बताऊंगा। ये 9 के बाद ये पॉइंट नंबर एक बीच में इन्होंने 87 लाकर इसके बीच में एक पॉइंट ऐड किया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। या फिर वो जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उस टैक्स पीरियड की, जब तक कि वो टैक्स डिपॉजिट नहीं हो जाता और उस इंटीमेशन का रिप्लाई सबमिट नहीं हो जाता, जब तक आपकी GSTR 1 ब्लॉक रहेगी। फिर रूल नंबर 87 जो है उसके सब रूल 8 में इन्होंने प्रोवाइजो ऐड किया है कि काफी बार ऐसा हो जाता है कि आपने चालान पे किया और चालान पेमेंट करने की वजह से वहां पर इनिशिएट पेमेंट लिखा हुआ आता है, चालान की पेमेंट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर बैंक जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर को, तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है आपका, उसमें वो अपडेट हो जाएगा ई स्क्रॉल के बेस पर, ठीक है। बट इसके लिए जो है जो भी चालान है वो PMT 06 में पेमेंट होना जरूरी है। अगर पेमेंट नहीं होती है तो ये फेल्ड रहेगा। बट वो जो इनिशिएट वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी कि बाद में आपको नेक्स्ट डे उसका क्लेम करना पड़ता था, तो एक दिन की लेट फीस लग जाया करती थी। तो इसी को इन्होंने मान लिया है कि अब जब आप इनिशिएट करेंगे और आपकी पेमेंट अगर सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हो गई है, बैंक ने कम्युनिकेट नहीं किया है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रूल है रूल 88B। तो इसमें मैनर स्पेसिफाइड करा है, कौन सा मैनर, वेयर द टैक्स पेबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ outward supply furnished by him in form GSTR 1 or using the AFF facility in respect of a tax period exceed the amount tax payable by such person in accordance with the return for the period of GSTR 3B furnished by him in form GSTR 3B by such amount and such percentage as may be recommended by the council. The said registered person shall intimate of the difference in part A of form GSTR DRC 01B। एक नया फॉर्म आया है DRC 01B, इसके थ्रू आपको इंटीमेट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। एक कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन ऑल्सो सेंड टू हिज ईमेल एड्रेस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी उसने प्रोवाइड की थी, बाद में अमेंड हुई थी। पे द डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी, या तो पे कर दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फिर एक्सप्लेन कर दीजिए विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज। इसको नोट कर लीजिए, 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। अगर नहीं करते हैं तो GSTR 1 ब्लॉक्ड। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर्ड इन सब रूल 1 शैल अपॉन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन, वो या तो पे करेगा या फिर सबमिट करेगा अपना रिप्लाई विद इन 7 डेज। फिर क्या लिखते हैं, वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रेफर्ड टू इन सब रूल 1 रिमेन्स अनपेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब रूल एंड वेयर नो एक्सप्लेनेशन और रीजन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन डिफॉल्ट वेयर द एक्सप्लेनेशन और रीजन फर्निश्ड बाय सच पर्सन इज नॉट फाउंड एक्सेप्टेबल। अब ध्यान से देखिएगा, अब वर्ड पहले क्या लिख रहा है, 7 दिन के अंदर टैक्स की पेमेंट कर दीजिए या फिर रिप्लाई दे दीजिए। फिर लिखता है कि रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है। यहां पर देखिए प्रॉपर ऑफिसर की पावर को कितना बढ़ाया गया है। द सैड अमाउंट सेल बी रिकवरेबल, वर्ड आता है सेल, सेल बी का मतलब है रिकवर किया जाएगा। जो भी सेक्शन 79 के अंडर में प्रोसीडिंग्स के प्रोविजंस हैं, रिकवरी के प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे यहां पर लागू कर दिए जाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। अब GSTR 1 और 3B का जो डाटा है वो मैच होके चलना जरूरी है। आप उसको 15 डेज के अंदर इनवॉइस एडवांस में लेकर मैच करें, या फिर रिटर्न फाइल करने का जो भी आपके पास टाइम रहता है 11 दिन का या फिर 20 दिन के अंदर, उसमें डाटा का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब आपको GSTR 1 और 3B काफी ध्यान से फाइल करने हैं, कोई भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट इन्होंने लिख दिया ना 3 में कि
पहले अब ऑफर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 7 दिन के अंदर रिप्लाई दे देंगे, वो तो रिप्लाई दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो रिकवरी के प्रोविजन डाले गए हैं ये काफी स्ट्रिक्ट है। फिर अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 12। अब इसके बाद जो है बस अपील के प्रोविजंस रह जाएंगे, ये आप समझ लीजिए, ये रिफंड से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 12 में, पॉइंट नंबर 12 है ये रिफंड को लेकर है। रूल 89 के सब रूल 2 में यहां पर क्लोज के के बाद एक क्लोज के और के भी ऐड की गई है। ठीक है, तो इन दो क्लोज में बेसिकली क्या लिखा गया है कि जब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें ए स्टेटमेंट ऑफ कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस। ध्यान से देखिए, अब जीएसटी में रिफंड लेना भी काफी टफ हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी टफ हो गया है, आईटीसी लेना भी टफ हो गया है, उसके साथ साथ रिफंड लेना भी टफ हो गया है। एक अलग से स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी, नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स डिटेल्स की कितनी पेमेंट हुई है, क्या टैक्स की वैल्यूज है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज बीन क्लेम्ड अलोंग विद कॉपी ऑफ सच इनवॉइसेस। तो देखिए सच सब कुछ यहां पर मांग लिया, इनवॉइस की कॉपी, प्रूफ ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कोई अगर आपके और आपके सप्लायर के बीच में हुआ है, द लेटर इशूड बाय सप्लायर फॉर कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ सच एग्रीमेंट अलोंग विद प्रूफ। तो ये रिफंड लेना इतना ज्यादा टफ हो गया है कि जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम करना चाहेगा तो उसके लिए उसको इतनी सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। वेयर द रिफंड इज क्लेम्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, वेयर द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बीन कैंसिल्ड और टर्मिनेटेड। मतलब ये उस केस में लागू होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हाउस लेने के लिए या कोई फ्लैट लेने के लिए आपने किसी पर्सन से एग्रीमेंट किया और बाद में वो कैंसिल हो जाया करता था, तो जो उसका जीएसटी था वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि घर लेने के लिए जिसने पूरी इंस्टॉलमेंट भरी थी, उसको ये रिफंड के लिए यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इतने सालों बाद, और उसके लिए भी उससे इतनी सारी चीजें रिक्वायर्ड की गई है। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी, ए सर्टिफिकेट इशूड बाय सप्लायर टू इफेक्ट दैट ही हैज पेड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस। पहले इतनी सारी चीजें भी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उस सप्लायर से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि जो ये पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है वो टैक्स पे हो गया है और वो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है उसकी, क्योंकि अगर इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो गई है इसका मतलब है सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है या फिर गुड्स डिलीवर हो चुका है। यहां पर बात हो रही है कि गुड्स या सप्लाई या एग्रीमेंट जो है वो प्रोसीड ही नहीं हुआ है। हिज टैक्स लायबिलिटी इज स्विंग क्रेडिट नोट एंड ऑल्सो दैट ही हैज नॉट क्लेम एंड विल नॉट क्लेम रिफंड, कि वो ना तो उसने रिफंड क्लेम किया है ना ही वो करेगा। तो इतने सारे पॉइंट ऐड करने के बाद जब आपको एज ए रजिस्टर्ड पर्सन जो है रिफंड मिलेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट ऐड किया गया है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन केस वेयर रिफंड इज क्लेम्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो जहां पर टैक्स की पेमेंट आपने ही की है तब आपको उस केस में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कई केसेस में ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी जो है पेमेंट करती है कि जी हम इस एग्रीमेंट को हम एग्जीक्यूट तभी करेंगे कि आपके टैक्स का पेमेंट जो है वो हम ही कर देंगे, तो उस वाले केस में जो है सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बाकी ये पॉइंट नंबर 13, 14 इसके लिए सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ये अपील से रिलेटेड है, जनरल कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है। कुछ अपील के जो फॉर्म है उसमें भी चेंज हुआ है, एप्लीकेशन और विड्रॉल के प्रोविजन में भी नए रूल्स आए हैं और उसमें कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर इंसर्ट हुए हैं। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि कितने बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर आए हैं जीएसटी को लेकर। तो आप जब अपने जीएसटी के कंप्लायंस को कंप्लीट फॉलो कर रहे होंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने जितने भी कंप्लायंस हैं उनको आगे 26 दिसंबर से आगे इस तरह से प्रोसीड करें। एक मैं अपडेट यहां पर दे देता हूं, इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि जो जीएसटी में इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है वो अभी भी 1 जनवरी के बाद से भी 10 करोड़ ही रहने वाली है। अगर वो चेंज होकर रिड्यूस की जाती है, मतलब 5 करोड़ की जाती है, तो उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगा। अभी तक वो लिमिट जो है 10 करोड़ ही है, 10 करोड़ तक ही आपको, अगर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ की टर्नओवर है तो ही आपको टैक्स में ये जीएसटी के अंडर में इनवॉइस बनाना है। इसके अलावा चैनल पर काफी सारे इसी तरह के वीडियोज अपलोडेड हैं, इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स के बेसिक कंप्लायंस को अपलोड किया गया है।
जो डेली अपडेट्स आते हैं वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। उसके अलावा फाइलिंग पार्ट, GSTR 9 हो, GSTR 1 हो, 3B हो, मैं टाइम टू टाइम आपको ये भी बताता रहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं और उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सारी वीडियो देख लीजिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर स्पेसिफाइड वीडियो भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो